हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। हम जो प्रगति बैच के माध्यम से जो हम अपनी हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको वर्ण का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट कराया। उसके एमसीक्यू भी मैंने आपको करा दिए हैं। अगला जो चैप्टर था वो शब्द पर आधारित था, शब्द विचार। तो शब्दों के बारे में हमने शब्द किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद वर्गीकरण में ही जो उत्पत्ति के आधार पर आता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा उपसर्ग के बारे में। ठीक है, तो देखिए, उपसर्ग को जानने से पहले हम थोड़ा शब्द के बारे में जान लेते हैं कि ये जो उपसर्ग है ये कहाँ से आया। क्योंकि जब आपकी जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो किसी भी जो मान लीजिए आप उपसर्ग को समझना चाहते हैं तो पहले पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको वो आपको समझना पड़ेगा। यदि आप उसको नहीं समझते हैं और सीधा ही आप देख लेते हैं अधि, अपि ये सब आ रहा है, इनसे हम कौन सा शब्द बना लेंगे या किस प्रकार से इनका अर्थ होगा, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप उसको रट्टे लगाओगे, केवल रट्टा तो इसमें भी लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और ये जो उपसर्ग है 3-4 नंबर के, जैसे तत्सम तद्भव आते हैं, हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में आते हैं ये। इसी तरह से उपसर्ग जो है आपका वो भी 3-4 नंबर का, किसी हर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका होता है उनमें ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं। उपसर्ग जो है बेटा वो शब्द के माध्यम से आया है, शब्दों के माध्यम से ही आया है, इसीलिए हम इसको शब्द विचार के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो शब्द में जब हमने शब्दों का वर्गीकरण किया तो आपको याद होगा कि मैंने इसके 4 प्रकार से वर्गीकरण बताए थे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे? आपका बताया था मैंने व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इससे पहले जो हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज पढ़े हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, यहां तक अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, अब आगे से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है इसमें जो इसका वर्गीकरण का जो दूसरा भाग है वो कौन सा है बेटा? वो है रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। ठीक है, इससे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ चुके हैं जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आता है। ठीक है, अब इसमें जो शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर जो होता है ना, उसके होते हैं 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रूढ़। ठीक है, रूढ़। दूसरा क्या होता है? रूढ़ शब्द, लिख लीजिए इसको, रूढ़ शब्द। दूसरा क्या होता है? यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। ये आपको इसको समझने के लिए पहले यहां से अगर आप निकलते हो, यहां से गुजरते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसका हम इसको समझे, ये आया कहां से है ये शब्द। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले आता है जैसे रूढ़ शब्द है। अब रचना या बनावट की, जो शब्दों की रचना या उसकी जो बनावट है वो किस माध्यम से हुई, किस प्रकार से इसका आधार क्या था, तो उसको समझने के लिए जैसे रूढ़ शब्द है। अब ये जो रूढ़ शब्द है ये किस पर बनता है? ये वर्णों के मेल से बनता है, ये वर्णों के मेल से। और यौगिक शब्द जो है ये किससे बनेंगे? ये शब्दों के मेल से बनेंगे। किससे बनेंगे? शब्दों के मेल से। और जबकि योग रूढ़ जो है ये क्या करता है कि शब्दों के मेल से तो बनता है लेकिन अपना अलग अर्थ प्रकट करता है, इसका अर्थ अलग ही होता है। अब क्योंकि हमें तो केवल उपसर्ग प्रत्यय समझना है तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका यौगिक शब्द है इसी को ही हम समझेंगे कि ये जो यौगिक शब्द है ना बेटा, इस यौगिक शब्द के 2 रूप होते हैं, यानी कि 2 रूपों से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शब्दों के मेल से,
शब्दों के मेल से, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, शब्दांशों के मेल से, शब्दांशों के मेल से। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है, यानी कि यौगिक शब्द जो है इन रूपों में परिवर्तित होते हैं। अब अगर हम देखें कि ये जो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं संधि और समास। संधि और समास ये तो किसके द्वारा बनते हैं, शब्दों से। यानी कि शब्दों को संधि जो होती है वो तो वर्णों के मेल से बन जाती है, ठीक है, लेकिन समास किससे बनते हैं, शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है। तो अगला इसमें आता है शब्दांशों के मेल से। तो जो शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शब्दांशों के मेल से कौन कौन से बनते हैं, आपके उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। हमें यही पढ़ना है, क्योंकि अब आज जो क्लास होगी वो केवल उपसर्ग की होगी। एक बार आप समझ जाएंगे, उसके बाद आपके जो आपको समझ में आने के बाद आपके लिए इजी रहेगा और आप आसानी से इसको कर पाओगे, कम समय में कर पाओगे। आज जरूर थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो मैं ये दोनों ही एक साथ करा देती आपको, ठीक है। लेकिन आज हम केवल उपसर्ग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए उपसर्ग जो है ये किसके, शब्दांशों के मेल से क्या बनते हैं, उपसर्ग बनते हैं और प्रत्यय बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनता है, संधि बनता है, समास बनता है। जब हम संधि को अलग करते हैं तो किसका मेल होता है, उसमें वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है संधि में, वर्णों का होता है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें देखिए उपसर्ग जो है इसमें उपसर्ग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उपसर्ग जो होते हैं वो आपके 3 भागों में बढ़ते हैं। 3 भागों में बढ़ते हैं, कौन कौन से, एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत, हिंदी और आपका उर्दू, ठीक है। ये होते हैं जो उपसर्गों की श्रेणी में आते हैं। उपसर्ग पहली बात होते क्या है कि जो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। कि ऐसे शब्दांश जो कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम उपसर्ग, ठीक है। कि आगे लग जाए और शब्द का अर्थ ही बदल दें। अच्छा, उपसर्ग जो शब्द है, उपसर्ग, उप जमा सर्ग, यानी कि ये जो उपसर्ग शब्द है इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा है, ये बताइए आप। उपसर्ग में उपसर्ग शब्द कौन सा है, बताओ। उप जमा सर्ग, कौन सा हो जाएगा, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है, उप यानी कि निकट, सर्ग मतलब निर्माण करना। इसका पूरा अर्थ अब क्या हो गया, किसी भी शब्द के निकट आकर क्या करता है, निर्माण करता है और क्या बना देता है, एक नया शब्द बना देता है, ठीक है। उपसर्ग जो है ऐसे भी शब्द इसमें आते हैं जो कि इसका विलोम भी बना देते हैं, यानी अर्थ को उल्टा भी कर देते हैं। और कई ऐसे भी शब्द आते हैं जो इसके अर्थ को और भी अधिक विशेषता प्रदान करते हैं। अब देखो कि वो कैसे, जैसे शब्द लिखा हुआ है ये 2 रूपों में पाया जाता है। उपसर्ग जो है 2 रूपों में मिलता है। जैसे लिखा हुआ है शुद्ध, ठीक है, हो गया। इसमें हमने लिख दिया वी, उपसर्ग लगा दिया वी, तो शुद्ध तो ठीक है कि भाई ठीक है शुद्ध है,
लेकिन यदि हमने ये वी लगा दिया तो इसको क्या हो गया, ये क्या बन गया शब्द विशेष, जो शब्द को विशेषता प्रदान कर दी इसने। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये विशुद्ध यानी कि सर्वाधिक शुद्ध है, सबसे अधिक शुद्ध, सर्वाधिक शुद्धता की श्रेणी में ये आता है, विशुद्ध है। ठीक है, जैसे शब्द है एक, इसका मैंने आपको ये बताया कि एक तो किसी भी शब्द के साथ लग जाएगा तो विशेषता प्रदान कर देगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि यदि ये किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका विलोम भी बना देता है। कैसे? जैसे शब्द है डर, तो डर मतलब डरना, ठीक है, और इसके आगे मैंने लगा दिया नी उपसर्ग, अब ये क्या बन गया, निडर बन गया, यानी कि डर का विलोम क्या हो गया, निडर हो गया। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में इस तरीके से आते हैं प्रश्न। ठीक है, अगला आप देखिए, अब शुरू करते हैं कि संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं। तो संस्कृत के यदि हम उपसर्गों की बात करें तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं आपके वो होते हैं 22। ठीक है, हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में 10 होते हैं, और उर्दू में कितने होते हैं, उर्दू में होते हैं 12। उर्दू में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जैसे ये जो शब्द लिखे हुए हैं आपके संस्कृत के जो 22 आप याद कर लेते हो, संस्कृत के 22 उपसर्गों को आप जब याद कर लेते हो तो ये जो उपसर्ग हैं इनको याद करने के बाद आपको कोई जो हिंदी का या उर्दू के उपसर्ग को याद करने की जरूरत नहीं होती है। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप अभ्यास करोगे ना बेटा, तो अभ्यास करने से क्या है कि आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि भाई हम जो उपसर्ग बता रहे हैं ये कौन सी भाषा वाला है, संस्कृत का है, हिंदी का है, या तो फिर उर्दू का है। लेकिन अभ्यास जरूरी है। ठीक है, इसमें एक तो ये आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। दूसरा इसमें बताऊं कि ये जो उपसर्ग होते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, ये शब्द के साथ ही लग सकते हैं, स्वतंत्र होने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग का अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उनका स्वतंत्र होने पर यानी कि आ, नी, उर, उप, उत, ये जो शब्दांश है इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ये इनका अर्थ तभी निकलेगा जब ये किसी शब्द के साथ लग जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो कि ये जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, ये मैं आपको बताऊं कि बेटा इनको तो आपको हर हाल में याद करना ही होगा, और यदि आप इनको याद कर लेते हो तो आपको ये इजी रहेगा। उपसर्ग के 3-4 नंबर आप ये समझ लीजिए कि आपको वो खेल लगने लगेगा कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो शर्त क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा। अब वो याद किस प्रकार से करें, तो जैसे कि जो स्वर होते हैं स्वर के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। पहले आ शुरू होता है, आ होता है, तो संस्कृत का जो उपसर्ग है वो सबसे पहले उसकी शुरुआत जो है वो आ से ही होती है। किससे होती है, आ से ही। ठीक है, आ, अव, अप, उत, उद, उत, ये आ, अव, अप, उप, उद। ठीक है, तो आ, अव, अप, उद, उत, अनु, उत, अधि, अति, अपि। ठीक है, अधि, अति, अपि और अभि, अनु, ये यहां से शुरू कर देती हूँ बेटा, अति, अपि, अभि। ठीक है, तो आ, अव, अप, उत, उद और आपका उत, अधि, अति, अपि और अभि। ये जो उत शब्द है ये उत नहीं है बेटा, ये उप है, उप। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
आ, अव, अप, उद, उप, अधि, अति, अपि, अभि। ये आप इस तरीके से ये सीरीज में अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। इसीलिए मैंने इनको बीच बीच में से निकाल के इस तरीके से जोड़ के आपके लिए ये रखा है। आप इसको 2-4 बार आप रिपीट करोगे, आपको याद हो जाएगा। बोल बोल के देख सकते हो, आप मेरे साथ भी बोल के देख सकते हो। आ, अव, अप, उद, उप, अधि, अति, अपि और अभि। ठीक है, अगला इसमें क्या आता है? अगला इसमें आता है जो शब्द है अभि के बाद अनु, सु, सम, अनु, सु, सम, वि, नि, निर, निस, ठीक है, निस, दु, दुर, दुस, दुर, दुस, प्रति, परा, परि, प्र। इस प्रकार से, ठीक है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। जैसे आ, अव, अप, उद, उप, अधि, अति, अपि और अभि। इसी तरह से अनु, सु, सम, अनु, सु, सम, वि, नि, निर, निस, दुर, दुस, प्रति, परा, परि और प्र। ठीक है, आप एक बार इसको, इस लाइन को 2-3 बार बोलोगे, फिर इसको 2-3 बार बोलोगे, फिर इसको, और ऐसे अब जब बार बार आप 2-3 बार इसको रिपीट कर लोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना। इनमें से मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको बता दूं, जैसे कि ये उद है, शब्द लिखा हुआ है उज्जवल, ये शब्द है एक, ठीक है। तो जब हम संधि का विच्छेद करते हैं, उज्जवल का अगर हम विच्छेद करें तो हम तय लगा देते हैं, ठीक है। और उसमें ऑप्शन में क्या आएगा? आपका उत भी आ सकता है, उत, फिर आपका ये उत ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, तीसरे नंबर पर आपका उद आ सकता है, और चौथे पर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। आपको बताना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो यदि आप ये उपसर्ग की पहचान नहीं कर पाओगे तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, आंसर आप नहीं दे पाओगे। देखो बेटा, यदि संधि करते हैं तो उत आ सकता है, लेकिन ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग में आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी आप देखेंगे कि उत नहीं है उपसर्ग, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? ये आएगा। इसके अलावा ये तीनों ही इसमें नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि ये जो 22 उपसर्ग हैं इनको आप याद जरूर कर लेना, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण दे देती हूं, जैसे शब्द लिखा हुआ है, जैसे शब्द लिखा है निर्जन, ये शब्द है, तो अगर हम इसकी संधि करते हैं तो क्या करेंगे? ये लगा देते हैं, ठीक है। और यदि हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया हमसे उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है। अब संधि, ये जो उपसर्ग होता है ना, इसमें कहीं भी आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ये वाला उपसर्ग नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? निर आएगा, ये वाला, ये उपसर्ग होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने हैं। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहला इसको खोल के देखते हैं, आ का अर्थ क्या होता है? आ का अर्थ होता है इधर या तक, ठीक है। तो जैसे शब्द लिखा हुआ है, आ से देखते हैं पहले, आ उपसर्ग से का अर्थ पहले देखें तो क्या है? तक या इधर, ठीक है। अब इसके शब्द बनाइए, शब्द बना के देखो। जैसे आमरण, ठीक है, जैसे आजानू, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये 2 शब्द मैंने यहां पर लिख दिए। अब आप बताइए कि ये जो शब्द हैं इनका अर्थ किस प्रकार से आप करोगे। जैसे शब्द लिखा हुआ है आमरण, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द लिखे हुए हैं, यानी कि आगे का हम हटा दें तो पीछे का जो शब्द है ना उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो वो उपसर्ग है, ठीक है।
तो उपसर्ग आपका सही है। अगर आप अर्थ पीछे वाले का अर्थ निकल नहीं रहा है और आपने फिर भी उसको लिख दिया है तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है मरण, मरण का मतलब क्या है, मरना, ठीक है। आ का मतलब क्या हो गया, तक, तो शब्द का अर्थ क्या हो गया, मरने तक, आमरण, मरने तक। ये होता है ना कि आमरण अनशन, तो ये जो अनशन करते हैं वो आमरण अनशन, मतलब कि जब तक वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, जब तक कि वो मर नहीं जाएंगे, वो होता है आमरण अनशन, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला क्या है, आ जानू, आ जानू, जानू मतलब क्या होता है, जानू मतलब क्या होता है, घुटना, ठीक है, घुटना। ये जो होते हैं गोड्डे होते हैं उनको बोलते हैं घुटना, ठीक है। तो ये जो घुटना शब्द है इसका अब यहाँ पे ये क्या है, आ उपसर्ग है, घुटने के साथ आ धन घुटना, यानी कि घुटनों तक, ठीक है। क्या अर्थ हो गया इसका, घुटनों तक, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला जो शब्द है इसमें वो है अव। अगला शब्द आपका है अव। अव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, झुकना या नीचा या तो फिर हीन भावना से ग्रस्त, ठीक है, या तो फिर हीन भावना जिसमें हो या तो फिर हीनता का जहां पर हमें पता चले, तो ऐसे शब्दों का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है, जैसे हीन या तो फिर नीचा, जैसे अवमानना, ठीक है, जैसे उन्नति है शब्द, अब हमने यहाँ पे लिख दिया अवनति, क्या लिख दिया, अवनति लिख दिया, ठीक है। तो ये जो शब्द हो गए ये क्या कहलाएंगे आपके, ये इनमें जो उपसर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अव प्लस मानना, अव प्लस नति, अवनति, ठीक है। तो ये जो पहले शब्द दूसरों का भी अर्थ निकल रहा है, अवमानना, जो अवमानना का मतलब क्या हो गया, जो कहना नहीं मान रहा है, अवमानना कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, उन्नति का विपरीत। मैंने आपको ये भी बताया कि उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग के दो पार्ट उसमें आते हैं। जब हम उपसर्गों का परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, शब्द परिवर्तित होते हैं तो दो रूपों में परिवर्तित होते हैं, एक तो विशेष अर्थ भी दे देते हैं, ठीक है, और एक इसका विलोम भी दे देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो शब्द है ये क्या हो गया, इसका विलोम हो गया, ठीक है। अगला इसमें देखिए, अगला जो शब्द है जैसे अप, अगला शब्द क्या है, अप। अब देख लीजिए कि अप का क्या होगा, अप में होगा बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत। अब इसका अप से शब्द का अर्थ पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये अर्थ हो गया, ये शब्दांश हो गए आपके, क्या कहलाते हैं, ये शब्दांश कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, शब्दांश। इनको हम और क्या कहते हैं, उपसर्ग, ठीक है। इन शब्दांशों का अर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन ये इनका अर्थ तो होता है, लेकिन बेटा ये कभी भी इन शब्दों के साथ तो प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे प्रयोग नहीं हो सकते। जैसे मैं बोल दूं कि अव, तो आप समझोगे कि क्या आप समझ सकते हो कि अव का क्या अर्थ होता है, अप का क्या होता है, उद क्या होता है, नहीं समझ सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो ये यदि किसी शब्द के साथ ऐड कर दिए जाएं तो ये अपना पूर्ण अर्थ दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अप, अप का मतलब क्या बताया मैंने अभी, बुरा, ठीक है, बुरा, और विपरीत, विपरीत, ठीक है, विपरीत का मतलब उल्टा या विलोम, ठीक है। अब इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो गए, जैसे अप है तो अप से कौन कौन से शब्द हो गए, जैसे अपयश, ठीक है, और जैसे शब्द है अपमान, अपभ्रंश, अपव्यय, अपव्यय, अपयश, अपमान। तो देखो ये विलोम हो गए ना भाई, व्यय, खर्चा, अप मतलब अधिक, ठीक है, या गलत खर्चा, अपव्यय करना, बेकार में खर्चा करना जिसको कहते हैं। यश है, इसका विपरीत क्या हो गया, अपयश हो गया। जैसे मान है तो मान का विपरीत क्या हो गया, अप हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है।
और आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा जब धीरे धीरे आप इसको इन 22 के जो संस्कृत के जो शब्दांश है इनको आप याद कर लोगे। ये याद करने आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगला इसमें देखिए आता है उद। उद मैंने अभी आपको उदाहरण में भी बताया है कि उत जो शब्द है वो शब्दांश है वो कभी भी उपसर्ग नहीं आता है उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको उदाहरण में भी आपको अभी बताया। तो जैसे उद जो शब्द है उसका अर्थ होता है ऊपर। उद का अर्थ क्या होता है? ऊपर, अथवा क्या होता है? श्रेष्ठ होता है उद। जैसे शब्द लिख दिया मैंने उत्थान। ठीक है, जैसे शब्द मैंने लिख दिया यहां पर, शब्द है उपन्यास। उपन्यास। ठीक है, जैसे शब्द है आपका उपहार या उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग। जैसे शब्द है आपका उपहार, लिख लीजिए बेटा इसको, उपहार। उपसर्ग भी आता है वैसे तो। ठीक है, तो देखो जैसे लिखा हुआ है उत्थान, तो उद जमा स्थान, उद धन स्थान, तो वो क्या हो गया? उत्थान हो गया। ठीक है, उप जमा न्यास, तो ये आपका उप का है बेटा, ये उपहार वाले बोल लिख दिए मैंने यहाँ पर। तो उत्थान देखो, अगला इसमें आता है उत्थान के बाद उत्खनन। उत्खनन। ठीक है, आगे अगला आपका आता है उद्घाटन। उद्घाटन। ठीक है, तो ये जो शब्द है ना इनमें तो हमें जरूर इसको तोड़ना होगा, यानी कि अलग करते समय थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई उद आएगा या तो फिर उद आएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो उद है यही उपसर्ग है, उद तो उपसर्ग है ही नहीं इसमें। उद उपसर्ग नहीं है ना कहीं भी, 22 के 22 में से नहीं है और हिंदी में भी नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए कहीं भी यदि ये आता है, ये इस तरीके से आता है, तो ये आपका उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे शब्द लिखा है उत्थान, तो उद जमा स्थान। उत्खनन, तो उद धन खनन, धन का मतलब जमा ही होता है। ठीक है, उद धन खनन, उद धन घाटन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगला आपका आता है उद के बाद उप। उप, उद का अर्थ क्या हो गया? ऊपर हो गया, श्रेष्ठ हो गया। अब उप का अर्थ क्या हो गया? उप का अर्थ हो गया बेटा या तो निकट, ठीक है, और साथ। निकट, साथ, ये मतलब जिसको साथ कह दो या तो फिर सहायक कह दो आप। ठीक है, और क्या हो गया इसका अर्थ? छोटा। छोटा। ठीक है, और इसका निकट। ठीक है, यदि इनके अर्थ भी आपको पता होंगे तो भी आप उसको कर सकते हो। तो ये देखिए जैसे उप है तो आप लिखोगे इसको जैसे उपहार, जैसे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ठीक है, जैसे उप प्रधानमंत्री भी आप कर सकते हो। जैसे शब्द जो है उपनिवेश भी कर सकते हो, उपन्यास भी कर सकते हो। यहां ये ध्यान रखिएगा, मैंने शब्द लिख दिया यहां पर उपनिवेश। उपनिवेश। उपनिवेश ये लिख दिया बेटा, उपनिवेश। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो शब्द है उपराष्ट्रपति, उपनिवेश, आपको ये ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों को जब हम अलग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उपसर्ग पहले पार्ट में ही आ गया, जैसे आ जानू, आ है, अब है, अब है, इस तरीके से आ गया। उपसर्ग दो भागों में भी, यानी कि 2 बार भी आ सकते हैं, उसमें 3 बार भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्यय एक बार ही आता है।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उपसर्ग जो है कई बार आ सकते हैं, उसका उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। जैसे लिखा हुआ है उपनिवेश, तो देखो ये लिखा है शब्द, यहां पर लिख देती हूं, लिखा है उपनिवेश, उपनिवेश ये लिखा है। अब आपसे पूछा जाए कि आप इसमें बताइए कि उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो उपसर्ग आपको बताने के लिए देखो बेटा, पहले है उप, तो उप उपसर्ग आ गया, फिर है नी उपसर्ग आ गया, तो उप जमा नी जमा वेश, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पीछे का शब्द है ना, ये मूल शब्द है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, मूल शब्द। और ये किससे बन गया, उपसर्गों को जोड़कर नया शब्द बन गया उपनिवेश। ठीक है, जिसमें कितने उपसर्ग आ रहे हैं, 2 उपसर्ग आ रहे हैं, उप जमा नी जमा वेश। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से है शब्द उपन्यास। अब उपन्यास देखो, उपन्यास में भी क्या है, 2 उपसर्ग हैं। कैसे हैं, जैसे शब्द लिख दिया यहां पर मैंने उपन्यास, उपन्यास लिख दिया। अब देखो ये उप हो गया, उप धन नी जमा आस, आस। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक उपसर्ग ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ठीक है, मूल शब्दों के जो आगे लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द के आगे कितने उपसर्ग लग गए, 2 उपसर्ग लग गए। इनकी संख्या 3 भी हो सकती है। कई शब्द ऐसे हैं जिनमें जो उपसर्ग होते हैं वो 3 की संख्या में भी आते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। अगला इसमें देखिए, उपन्यास ये हो गया आपका। अगला देखो, इसको मैं मिटा देती हूं। इसमें देखो ये जो चीज है, ये शब्दांश आपको याद करने हैं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। ठीक है, तो 2-4 बार आप बोलोगे तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगला ये मैं आप मिटा रही हूं। आगे देखिए, अगला आता है उप के बाद कौन सा है, अधि है शायद। उप के बाद अधि। अधि में देखो, अधि शब्द जो है, अधि का अर्थ है, शब्दांश क्या है, अधि। अधि का अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है और श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, तो बताइए अब इसके अर्थ, इसके शब्द बताइए, जो शब्दांश को आगे लगा के कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, बताइए। जैसे शब्द लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है अधिराज। ठीक है, शब्द लिखा हुआ है अध्यापक। ठीक है, जैसे शब्द लिखा हुआ है आपका, शब्द लिखा है अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, इस तरीके से। अब इनको अगर हम अलग करके देखें तो मूल शब्द पीछे निकलना चाहिए। अब निकाल के देखो, जैसे ये है अधि, निकाल दिया अधि, पीछे का शब्द क्या बच गया, राज। ठीक है, उसका अर्थ होता है। अगला है अध्यापक, तो क्या आप अधि जमा आपक करोगे, नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, अधि जमा आ जमा पक। ठीक है, अगला क्या है, अधिकरण, तो अधि अलग हो गया और करण का अर्थ अलग हो गया, क्योंकि करण क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। करण क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। जैसे अध्यापक के अलावा अध्यापन भी हो सकता है, और आपका जो शब्द है वो अध्ययन भी हो सकता है। अधि जमा आ जमा अयन, अध्ययन क्या होगा, अधि जमा, इसमें भी 2 उपसर्ग है, इसमें भी 2 उपसर्ग है। अध्ययन शब्द क्या था, अधयन। ठीक है, अब इसको हम अगर उपसर्ग निकाले तो क्या हो जाएगा, अधि जमा आय, अधि जमा अयन, इस प्रकार से होगा। ये अध्ययन एक ही निकल रहा है बेटा इसमें, तो अधि जमा अय।
अधि जमा अय जमा अन, इसको मैं कंफर्म करूंगी बेटा पहले। अधि जमा अयन, ये इसमें देखिए अधि जमा अयन ही है बेटा, एक ही है इसमें, अधि जमा अयन, अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें ये जो अध्यापक है इसके अंदर आपका ये 2 उपसर्ग आ रहे हैं। इसके अंदर कितने आ रहे हैं? 2 उपसर्ग आ रहे हैं। ठीक है, अगला इसमें देखो अधि के बाद आता है अति। अति तो यण संधि इसमें अधिकतर आएगी। अति का मतलब क्या होता है? अधिकता होती है। ठीक है, अति मतलब क्या हो गया? अधिक, अधिक, या फिर इसको कहें हम परे। ठीक है, जहां पर अधिकता हो जाती है। तो इसमें अति का मतलब क्या हो गया? अत्याचार, अति जमा आचार, अत्याचार, अति जमा आ जमा चार। इसमें आगे देखिए जैसे अतिक्रमण, अतिक्रमण। ठीक है, और जैसे अत्यंत। ठीक है, तो अब देखो जैसे शब्द लिखा हुआ है अत्यंत। अब ये जो अत्यंत शब्द लिखा हुआ है इसको आप कैसे अलग करोगे? बहुत से बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे? अत जमा अंत कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन में अत जमा अंत आया, आपने कर दिया। इसको क्या हम किस प्रकार से खोलें? तो जो शब्द लिखा हुआ है वो है अत्यंत, तो अति धन क्या हो जाएगा? अंत। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। ठीक है, ये मूल शब्द हो गया, ये उपसर्ग हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया? अत्यंत आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका आता है इसके बाद अति के बाद अगला आता है आपका अपि। अपि शब्द है, अपि, अपि का अर्थ क्या होता है? भी। ये संस्कृत में तो अपि का अर्थ क्या हुआ? भी हो गया। इसके अलावा जो अपि है उसका मतलब क्या हुआ? निश्चय ही, निश्चय, या फिर हो गया इसका किंतु। ठीक है, ये अर्थ अगर आपको पता होते हैं तो आप जो ये जो शब्द बने हुए हैं इनका अर्थ निकालने के बाद आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग कौन सा होगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि बेटा इतना आपको ये 22 उपसर्ग याद हो जाए ना तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 22 उपसर्ग याद होने के बाद आपको केवल क्या करना है? प्रैक्टिस करनी होगी कि 22 उपसर्ग मेरे को याद हो गए हैं, अब मुझे एक्सरसाइज करनी है। आप कम से कम 2-4 जो सेट है वो अपने आंखों से निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो उपसर्ग है वो हमें किस प्रकार से उसको ठीक करना है। ठीक है, तो देखिए अगला इसमें क्या आता है? अपि मतलब भी होता है, निश्चय भी होता है और किंतु भी होता है। और यदि हम इसके शब्द बनाएं तो अपि से क्या बनता है? अपितु, अभिधान। ठीक है, अपितु, इससे शब्द कम ही मिलते हैं वैसे। अपितु, अपिधान। ठीक है, धान का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। अपि भी यानी कि जो ढक्कन जो होता है एक तरह से वो ढका हुआ जो जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं अपिधान। ठीक है, अगला आपका आता है अपि के बाद अनु। अपि के बाद आता है अधि हो गया, अति हो गया, अपि हो गया, अभि रह गया। अभि में देखो अभि का अर्थ होता है, अभि मतलब सामने, सामने। अभि का मतलब क्या होता है? सामने या प्रत्यक्ष। ठीक है, या फिर निकट इसको कह सकते हैं। तो जैसे इसके अर्थ क्या हुए? अभि का मतलब सामने, अभिज्ञान। ठीक है, जैसे अभिज्ञान के बाद शब्द है अभिन्यास। तो अभिन्यास जो शब्द है इसको देखिए यहां पे लिख रही हूं मैं, अभिन्यास। अब देखो इसको, इसमें अभि भी है
उपसर्ग धन नी, उपसर्ग है धन आस। ठीक है, समझ में आ गया? कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग हो गए। ठीक है, यही मैं आपको बता रही हूं कि आपके जो एग्जाम में इतना आसान मत समझना कि ये जो आपके छोटे छोटे वर्ड्स हैं, शुरू में ये आ गया, ये मूल शब्द आ गया, फिर वो आ गया, उसका मूल शब्द आ गया, इस तरीके से आ जाएंगे। आपके इस तरह से मिक्स होंगे और आपको तब बताना पड़ेगा कि आपके जो उपसर्ग हैं उसका आंसर आपको कैसे देना है। ठीक है, तो देखिए अभिज्ञान हो गया, अभिन्यास हो गया। अभिन्यास में मैंने आपको भी बताया ही है, अभिन्यास। ठीक है, हार्ड जो शब्द है ना, जो मुश्किल शब्द है, ऐसे कि जो जिनको देख के अक्सर बच्चे जो है ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं इसमें तो क्या ही आएगा, इसलिए मैंने उन्हीं शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए निकाला है यहाँ पर कि ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। हो सकता है जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी में से ही कोई शब्द आ जाए, ठीक है, लेकिन हो सकता है। करोगे आप अपने अभ्यास से ही कंप्लीट, ये मैं बार बार कह रही हूँ। किसी भी चीज को बेटा मैं बता दूं आपको ट्रिक, तो आपको जो मैं बता रही हूँ ना जिस दौरान, उस समय तो आपको लगेगा कि भाई हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें समझ में ही आ गया, लेकिन उसी चीज को क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, दोबारा जब आप करते हो तो आप उसको भूल जाते हो। ठीक है, तो ट्रिक नहीं, ट्रिक अगर लगानी है तो अपने दिमाग से लगाओ कि इसको हम किस प्रकार से और आसान बना सकते हैं। ठीक है, मैं आसान बनाने की कोशिश कर रही हूं आपके सामने, आप इसे चाहें तो प्रैक्टिस के द्वारा और भी इजी इसको बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे शब्दीय अभिन्यास हो गया आपका। अगला इसमें आता है अभिवादन। अभिवादन, ठीक है, तो जो शब्द है जैसे ये है, इजी है ये तो, ठीक है, लेकिन इन शब्दों को जब हम इनको अलग करके उपसर्ग निकालते हैं ना बेटा, तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है बस। ठीक है, और ये ध्यान देने की जरूरत भी अभी है जब आप शुरुआत कर रहे हो। अगर आपने प्रैक्टिस पहले से बहुत ज्यादा की हुई होती है तो आपको इसमें भी इतना आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगला आप देखिए, इसमें अगला आता है आपका अभी के बाद अनु। क्या है? अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। पीछे, अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या फिर समान। ठीक है, तो जैसे शब्द है, बना के देखो, अनु से क्या क्या बन सकता है? अनुकरण। ठीक है, अगला आपका आता है अनुकरण के बाद अनुगमन। ठीक है, जैसे शब्द है इसमें लिखा हुआ अनुकूल। अनुकूल, अनुकूल। अब ये तो ऐसे शब्द हैं जो आसान हैं, आप इसको इन शुरू के उपसर्ग निकाल दीजिए, पीछे का मूल शब्द रह जाएगा। ठीक है, शुरू का शब्द निकाल दो, शुरू का जो उपसर्ग है, शब्दांश है, उसको निकाल दीजिए, आसानी से निकलता है, और पीछे के मूल शब्द भी आपको समझ में आने की भी ठीक है, इनका अर्थ निकलता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत वहां हो जाती है जब दो दो तो उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग के बाद मूल शब्द भी आ जाए और मूल शब्द के बाद पीछे प्रत्यय भी आ जाए, तब थोड़ा सा उसमें हमें सोचना पड़ता है कि अब हम इसको किस प्रकार से कंप्लीट करें। तो मैं लास्ट में आपको इसमें ऐसे भी पॉइंट्स लिखूंगी जिसमें दो दो तीन तीन उपसर्ग भी आए हुए हैं, मूल शब्द भी है और आपका प्रत्यय भी है। ठीक है, तो चलिए आगे। इसमें अगला इसमें क्या आता है? अनु मतलब अनुकरण, अनुकूल। एक और शब्द इसमें ले लीजिए, शब्द लिखा हुआ है अनुज। अब आप ये कहेंगे कि अनुज तो ठीक है, अनुज तो ठीक है, लेकिन हम बताएं कैसे? ये जो पीछे का शब्द एक ही है, इसको अलग कैसे करें? तो बेटा ये जो शब्द है ना अनुज, इसमें देखो ये जो शब्द है अनुज, अनुज, ये जो अनुज शब्द है इसमें हमने ये तो बना दिया उपसर्ग। क्या बन गया? ये हो गया बेटा उपसर्ग। और धन जय, अब ये जो जय शब्द है ना, इस जय का भी अर्थ होता है। इस जय का क्या अर्थ होता है भला? इस जय का अर्थ होता है जन्म। क्या अर्थ होता है? जन्म होता है। ठीक है, तो पीछे जन्म लेने वाला, यानी कि एक भाई बड़ा वो तो अग्रज हो गया, ठीक है, लेकिन बड़े भाई का छोटा भाई क्या हो गया? अनुज हो गया, यानी कि वो बाद में आया है, पीछे आया है। ठीक है, तो पीछे आया है इसलिए क्या कहलाएगा? अनुज कहलाएगा। समझ में आ गया? आगे चलिए, अगला देखो, अगला आपका आता है अनु के बाद सु। मैं इसे मिटा देती हूं बेटा, आगे चलते हैं। अगला आपका आता है सु। सु में क्या है कि ऐसा शब्द
जिसका अर्थ होता है अच्छा, स्वागत। ठीक है, अगला है स्वागत, जैसे सुअवसर, सुपरिचित, ठीक है, सुवाच्य, सुविख्यात, सुव्यवस्थित। तो देखिए हम देखते हैं शब्द क्या लिखा हुआ है, शब्दांश है, सु से हमें शब्द बनाने हैं। पहले में हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए कि सु का अर्थ क्या होता है। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा, ठीक है। और सु का क्या अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है सरल, और क्या होता है, और होता है विशुद्ध। क्या होता है बेटा, विशुद्ध होता है। तो इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो शब्दांश होते हैं उन शब्दांशों का अर्थ क्या है। थोड़ा बहुत अगर आप मान लीजिए जैसे कि अपनी तरफ से बना के लिख रहे हो, उसमें ऑप्शन में आप पहचान कर रहे हो, तो आपको मूल शब्द में और उपसर्ग में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है अच्छा, सरल, विशुद्ध, तो ऐसे ही हमें शब्द बनाने हैं जो अच्छे हो, विशुद्ध हो, जिनका अगर हम अर्थ निकालें तो, और सरल हो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है शब्द स्वागत, ठीक है, सुवाच्य, ठीक है। जैसे शब्द लिखा हुआ है आपका सुपरिचित, 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 ठीक है। तो ये शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब देखो एक शब्द और मैं लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसमें विसर्ग, ये जो उपसर्ग है ये ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए लिख रही हूँ। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, ये है एक शब्द, सुव्यवस्थित, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखो स्वागत, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको आप जब अलग करके देखते हो ना बेटा, तो आपको समझ में आएगा। अब स्वागत है, स्वागत में क्या करोगे, सु उपसर्ग हो गया और आगत, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, स्वागत हो गया। ठीक है, अगला आपका आता है इसमें सुपाच्य में सुधनपाच्य, सुधन परिचित, ठीक है। इसी तरह से सुव्यवस्थित है, तो जो सुव्यवस्थित है इसमें देखिए किस प्रकार से इसको हम अलग करें, तो पहला तो यही हो गया उपसर्ग, क्या हो गया, सु हो गया, वय का क्या हो गया, धन वी हो गया, सुवयवस, तो ये जो ये और वह है इसके अंदर किसकी आवाज आ रही है, अव की आवाज आ रही है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, स्थित हो गया, समझ में आ गया। सुधन वी धन अव धन स्थित, ये क्या हो गया आपका विच्छेद। ये अलग अलग जब हमने किया तो कितने जो उपसर्ग हैं वो निकल कर बाहर आए, 3 उपसर्ग निकल कर आए। ये आप विषय ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तब आपको दिक्कत आएगी। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि प्रगति जो बैच है इसके माध्यम से जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बच्चों की मैं तैयारी करवा रही हूँ जो ग्रुप डी के हो या फिर HPSC HSSC, इनके साथ साथ मैं जो TGT और PGT हिंदी है, UPSI और राजस्थान SI है, और ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें हिंदी मोस्टली पूछी जाती है ग्रामर के रूप में, उन सभी के लिए है ये कोर्स। ठीक है, तो सभी इससे जुड़िए, जिनको जरूरत है उन बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए इस क्लास को, ठीक है, उनको लाभ मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, इसमें ये सुव्यवस्थित आपका हो गया। अगला देखो, अगला आपका आता है, अगला जो शब्द है सु के बाद वो आता है सम। सम, सम मतलब भी क्या होता है, अच्छा। सम का मतलब भी क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छी तरह होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, जैसे सु का मतलब क्या था, सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा है, सरल है, विशुद्ध है। इसी तरह से सम का भी क्या अर्थ होता है, अच्छा होता है, अच्छा, ठीक है, पूर्ण और शुद्ध। ठीक है, अब हमें बनाने हैं इनसे अपने शब्द बनाने हैं, तो कैसे शब्दों का हम निर्माण करें, इन शब्दांशों को साथ लेकर कैसे हम बनाएं उपसर्गों के साथ शब्द। तो ये जो सम शब्द है हमने यहां पर लिख दिया संस्कार,
ठीक है, हमने दूसरा ये जो शब्द है ये क्या लिख दिया आपका, सम्मान, सम्मान लिख दिया। ठीक है, जैसे हमने यहां पर आप लिख दिया सम्मान के बाद समुच्चय, समुच्चय लिख दिया। अब ये मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब आपको इनमें से छांटने हैं कि भाई उपसर्ग कौन से। अब आप कहोगे कि भाई सम लिख रखा है तो इनमें सब में सम सम तो है ही, ठीक है, तो सम तो है, लेकिन आप जो मूल शब्द है उसको कैसे निकालोगे, मूल शब्द भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ये शब्द संस्कार, इसको देख लेते हैं। तो क्या आएगा इसमें, देखिए सम जमा कार, ठीक है, तो सम तो जो है उपसर्ग हो गया और ये क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ठीक है, अगला आपका आता है सम्मान। तो सम, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हलंत लगता है, सम जमा मान, ठीक है, क्या हो गया, सम्मान हो गया। अगला आपका आता है समुच्चय। तो यहां मैं लिख देती हूं समुच्चय, ये लिखा हुआ है समुच्चय, ठीक है। तो हम इसे अब अलग कैसे करें, तो अलग करने के लिए देखिए बेटा, सम जमा उद जमा च्वय, इस प्रकार से ये शब्द बनेगा कि ये दो तो इसमें उपसर्ग आ गए और तीसरा मूल शब्द आ गया। ठीक है, दो क्या आ गए, आपके उपसर्ग आ गए और तीसरा क्या आ गया, इसमें मूल शब्द आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये करना होगा और आएगा कैसे, प्रैक्टिस के माध्यम से। आपके पास समय भी बहुत है, ठीक है, जो भी मैंने आपको कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इनकी आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो उन जिन भी सब्जेक्ट्स की आप या फिर जिन भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी में मैंने देख लिया है कि सबके जो फॉर्म है वो अभी अभी निकले हैं, ठीक है, और उन फॉर्म को एग्जाम्स की जो डेट है वो काफी टाइम है उसमें। तो आप उनके लिए अभी से यदि इनकी प्रैक्टिस भी करते रहोगे साथ के साथ तो आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, तो समुच्चय मैंने आपको यहाँ पे ये बता ही दिया है। ये भी मैंने आपको बताया कि सु का और सम का इनका अर्थ देखो सेम ही है लगभग। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका आता है इसमें वी। वी का मैंने शुरू में जब आपको उपसर्ग पढ़ाया था मैंने ये बताया था अभी इसी में क्लास में कि भाई जब वी जो शब्द है उसका अर्थ होता है शुद्ध को और शुद्ध करना, यानी कि विशेष वस्तु है उसको और विशेष रूप से प्रकट कर देना। जैसे शुद्ध लिखा हुआ है शब्द, मूल शब्द क्या है, शुद्ध है, हमने उसमें वी उपसर्ग लगा दिया तो वो क्या बन गया, विशुद्ध बन गया। क्या बन गया, विशुद्ध बन गया। ठीक है, यानी कि शुद्धता से भी ऊपर। ठीक है, तो हमें यही अभी करना होगा। जैसे लिखा हुआ है वी, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनमें जो सम उद, ये जो शब्द यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, उद है, उप है आपका, सम है, इन तीनों में ही हलंत लगा हुआ है और निस और निर है। ठीक है, पांचों में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है कि इसमें कहीं भी विसर्ग नहीं है, तो कभी विसर्ग वाला उपसर्ग सोच के कराओ, उपसर्गों में कहीं भी विसर्ग नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो वी में क्या आता है, वी को अगर हम कंप्लीट करें तो वी का अर्थ क्या होता है, विशुद्ध होता है। वी का अर्थ क्या होता है, विशेष, भिन्न, अथवा इसको हम कह सकते हैं अभाव में भी। जैसे लिखा हुआ है विपुल, विपुल यानी कि अधिक मात्रा में, इसका अर्थ लिख देते हैं पहले, विशेष अथवा भिन्न। ठीक है, इसमें देखो जैसे वी है तो वी से क्या हो गया, एक तो विशेष भी हो गया आपका, विश्लेषण, विश्लेषण हो गया। ठीक है, अगला आपका इसमें विश्लेषण के बाद आ गया आपका विन्यास आ गया, विन्यास। ठीक है, अगला आपका आ गया विहार। अब देखो आप ये जो शब्द हैं ये तो आपके फिर भी अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये भी अलग हो रहा है आपका, वी जमा लेषण, ये वी जमा हार, ये हो गया,
ये जो शब्द है ना आपका विन्यास, अब ये जो विन्यास है आप अगर इसको अलग करें वी जमा न्यास, तो न्यास में मतलब अर्थ नहीं निकलेगा। आपको क्या करना होगा, इसका दूसरा उपसर्ग भी आपको लिखना होगा। अब देखो विन्यास, विन्यास में कौन सा जो उपसर्ग है वो देखो लिखा हुआ है शब्द विन्यास। क्या करोगे भाई, एक तो वी उपसर्ग हो गया, धन नी उपसर्ग हो गया, धन आस मूल शब्द हो गया, आस क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो कितने उपसर्ग आ गए इसमें, कितने उपसर्ग आ गए आपके, 2 आ गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला आपका आता है इसमें वी के बाद आता है नी, वी के बाद क्या आता है, नी आता है। अब नी को और करके देख लीजिए। ठीक है, नी में क्या है, नी का अर्थ होता है बड़ा, विशेष या फिर निषेधात्मक। बड़ा भी या तो विशेष हो या फिर बड़ा हो या फिर हो आपका निषेधात्मक, निषेधात्मक, निषेधात्मक। ठीक है, तो नी से क्या हो जाएगा आपका निरूपण, निखिल, निवास। ठीक है, निरूपण, नी धन रूपण, निखिल, नी धन खिल, निखिल, निखिल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण, निखिल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द हो गए। अगला आपका आता है निर, निर में क्या लगेगा, हलंत लगेगा, निर में क्या लगेगा, हलंत लगेगा। और हलंत कहाँ कहाँ लग रहा है, निर के अलावा उद में लग रहा है, उप में लग रहा है, ठीक है, सम में लग रहा है, आपका निर और निस में लग रहा है। 5 जो आपके शब्दांश हैं उनमें क्या लगता है, हलंत लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखो अगला इसमें आता है निर, निर का अर्थ होता है, जो ये ऊपर वाले का अर्थ है ना, यही इसका है, विशेष और निषेधात्मक। ठीक है, विशेष और निषेधात्मक, जैसे निर्जन। ठीक है, जैसे शब्द हुआ है आपका निर्झर। ठीक है, जैसे लिखा है शब्द आपका निर्वाचन। क्या है, निर्वाचन। ठीक है, अब हम जब इनको अलग करते हैं तो देखो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जहां पे ये रे इस तरीके से आ जाए ना, तो आप क्या सोचते हो कि ये तो भाई संधि की तरह होगा, और संधि की तरह होगा तो आप क्या करोगे, इसकी संधि में क्या लगा दोगे, ये लगा दोगे ये। जबकि मैं बार बार आपको क्या कह रही हूं कि ये जो विसर्ग है ये कभी भी किसी भी संस्कृत की जो उपसर्ग है उनमें प्रयुक्त नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निर्जन में क्या आएगा, निर आएगा, निर जमा जन, तो निर उपसर्ग हो गया, जन मूल शब्द हो गया। इसी तरह से निर्धन झर, निर्धन वाचन, निर्वाचन। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या है, अगले में है आपका, ये मुझे मिटाना पड़ेगा बेटा आगे अगला करने के लिए। अगला है निस, अगला क्या है, निस। निस में देखो क्या आता है आपका, निस में देखिए, निस का अर्थ भी होता है बड़ा और विशेष, लेकिन निस में क्या है, विपरीत है, यानी कि कई शब्द ऐसे आएंगे जो विलोम शब्द का भी एहसास आपको कराएंगे। ठीक है, जैसे शब्द है शब्द है आपका निस, शब्दांश क्या है, निश। निस में देखो अर्थ क्या है इसका, भाई विशेष और विपरीतार्थक, विशेष भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, निषेधात्मक। ठीक है, अब देखो इसमें निषेधात्मक में ये जो शब्द है आपका ये किस किस प्रकार से ऐड होगा, देखो शब्द लिखा हुआ है निश्चित, निश्चित। ठीक है,
जैसे शब्द लिखा हुआ है आपका निस्वार्थ, निस्वार्थ, ठीक है। जैसे शब्द आपका आएगा अगला निष्काम। अब ये निष्काम में आप षटकोण आधा देखोगे और विसर्ग लगा दोगे, निष्काम। तो बेटा संधि जो होती है ना, संधि होती है वर्णों का मेल, ठीक है। और उपसर्ग में हमें करना पड़ता है, एक तो मूल शब्द अलग निकालना पड़ता है, और आगे का हिस्सा क्या होता है, शब्दांश होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, अपने आप में वो स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। अब ये जो निस है, इसमें देखो निश्चित, तो क्या हो जाएगा, निस धन चित, निस धन स्वार्थ, ठीक है। इस प्रकार से निष्काम है तो क्या हो जाएगा, निस धन काम, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिए, अगला देखिए, अगला इसमें आता है आपका निस के बाद क्या है, दुर है, निस के बाद क्या है, दुर। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, जो जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं उतना ही पढ़ लोगे, तो भी मैं गारंटी आपको दे रही हूं कि उपसर्ग में आपके नंबर कहीं से भी नहीं कटने वाले हैं। लेकिन बार बार कह रही हूं बेटा, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी कि मैंने जो पढ़ाया है उसको आप पढ़ो, ठीक है। और साथ में जितनी भी एक्सरसाइज आपकी जो उपसर्ग की या तत्सम तद्भव देशज विदेशज की होती है, ठीक है, या जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ, उन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप निरंतर करते रहो, ठीक है। पीवाईक्यू जितना आप करते रहोगे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब अगला देखो, अगला आता है दुर। दुर में भी ये हलंत लगा होना चाहिए, हाँ, दुर और दुस में भी हलंत है बेटा, ठीक है। तो दुर जो शब्द है, दुर का अर्थ क्या होता है, दुर का अर्थ होता है बुरा, दुस का अर्थ भी क्या होता है, बुरा, ठीक है। तो शब्द लिखा हुआ है यहां पर दुर्गंध, ठीक है। शब्द लिखा हुआ, ये मैंने अर्थ नहीं लिखा है बेटा यहाँ पे। दुर का अर्थ क्या है, बुरा होता है, अर्थ क्या होता है, दुर का बुरा होता है, ठीक है। तो जैसे दुर का लिखा हुआ है बुरा, या फिर लिखा है कठिन, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम ध्यान दें, जैसे दू है शब्द, इसमें भी बेटा विसर्ग आता है जब हम संधि करते हैं, नी है उसमें भी विसर्ग आता है जब हम संधि करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो किसी भी शब्द में, ना तो दुर में और ना नी में, किसी में भी विसर्ग नहीं है, उपसर्गों में विसर्ग नहीं है संस्कृत में, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो दूर मतलब क्या हुआ, बुरा हो गया और कठिन हो गया। अब हमें इनके शब्द बनाने हैं, तो शब्द बनाने के लिए क्या करोगे, शब्द बना के देखो कैसे बनते हैं। दूर से क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया दुर्गंध, ठीक है। जैसे दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्य, ठीक है। अगला इसमें देखिए, जैसे लिखा हुआ है दुर्दशा, दुर्दशा, ठीक है, दुर्दशा हो गई। अब सारे तीनों के तीनों शब्द क्या हैं, भाई किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें, कि दशा तो है लेकिन कैसी है, दुर्दशा है, बुरी हालत है, ठीक है। भाग्य, भाग्य इसका दुर्भाग्य है, भाग्य अच्छा नहीं है। जैसे गंध आ रही है लेकिन दुर्गंध है, बुरी गंध आ रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम जब इसका उपसर्ग निकालते हैं तो किस में निकलेगा, दुर में निकलेगा, हलंत लगाना ना भूले। संस्कृत में इन शब्दों, ये जो शब्दांश है इनमें हलंत लगे हुए हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 5 के अलावा 2 दुर और दुस में भी हलंत लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें देखो, अगला शब्द क्या है, दुस। अगला क्या है, दुस, इसमें भी हलंत लगा है, इसका अर्थ भी क्या है, बुरा भी है और कठिन भी है भाई। अब क्या करें, इसके भी अर्थ निकालो भाई, इनके भी शब्द बनाओ, क्या क्या बनते हैं। तो दुस में क्या बनते हैं, दुस में कोई भी विसर्ग का उपसर्ग नहीं होता। ये जो एक मैं आपको बता रही हूं बार बार, कभी भी ऑप्शन में उपसर्ग में ये आ जाए ना, ये
ये कभी भी उपसर्ग नहीं होते, ठीक है। उपसर्गों में ऑप्शन में अगर ये आ जाए ना तो इनका विशेष ध्यान रखें, कभी उपसर्ग नहीं होते, ठीक है। अगला इसमें देखिए, जैसे लिखा हुआ है शब्द आपका दुष्प्राप्य दुष्प्राप्य, जैसे शब्द है आपका दुष्फल, दुष्फल, जैसे शब्द है आपका दुष्कर, ठीक है, ये है। तो इनमें देखो जहां ये तीनों में ही क्या है, शय षटकोण आधा है, और आप क्या देखोगे कि भाई संधि में भी ऐसे ही होता है, हम क्या करेंगे, विसर्ग लगा देते हैं, विसर्ग लगाते ही उपसर्ग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना होगा, दुस, दुस हलंत लगाओ और क्या हो गया, प्रय जमा आप्य, ठीक है। दुष्फल, दुस धन फल, ठीक है। दुष, दुस धन क्या हो जाएगा, कर, दुष्कर, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कितने उपसर्ग आ गए, 2 आ गए, कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। आगे चलिए, आगे अगला देखो, अगला आपका आता है प्रति, परा, इनको मैं मिटा देती हूं। अगले में देखो प्रति, प्रति का भी ये देखिए, ये आप जो समास वगैरह करते हो सब में आते हैं ये। प्रति में देखो, प्रति का अर्थ होता है चारों तरफ, प्रति, ठीक है। प्रति का अर्थ क्या हो गया, अब प्रति का अर्थ हो गया प्रत्येक ओर, प्रत्येक ओर। अब मैंने क्या बोला, चारों ओर, ठीक है। तो चारों ओर तो मतलब प्रत्येक ओर ही हो गया ना, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि इसका अर्थ हो गया विपरीत, यानी कि इसमें विपरीतार्थक जो विलोम शब्द है वो भी बन सकते हैं। तो जैसे प्रति है, प्रति में क्या हो गया शब्द, प्रति में शब्द है परिवर्तन, परिधान, परिधान, ठीक है। और आपका पर्यंक, पर्यंक, पर्यंक। अगला आपका आता है, ये शब्द है पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। तो परिधान में परि उपसर्ग हो गया, परिधान में परि उपसर्ग हो गया, परिधन अंक हो गया, ठीक है, परिधन आप्त हो गया, पर्याप्त, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गए, प्रति हो गया। ये प्रति का था क्या, ये देखो मैंने गलत यहाँ पे करा दिया बेटा। प्रति में देखो, प्रति का है प्रत्येक, प्रतिकार, प्रतिकार, क्या है, प्रतिकार, बदला जिसको कहते हैं। अगला है प्रतिकार, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, ठीक है। और जैसे शब्द है प्रतिशत, प्रतिशत। अब देखो इनको खोल के, मैंने कहा आपको कि इजी भी है, आसान शब्द भी है, आप आसानी से मूल शब्द निकाल दो और साथ में उपसर्ग निकल जाएगा, ठीक है। इनमें हार्ड कौन सा आपको लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। प्रतिधनकार मूल शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया। प्रतिधनशत मूल शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब इसमें कैसे करें, इसके लिए क्या करोगे आप, ये तो हो गया बेटा प्रति, धननी, धन उक्ति, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रतिनियुक्ति हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलो, अगला देखिए, अगला जो शब्द आपका आता है वो है प्रति के बाद परा, परा, परा का मैंने अभी आपको बताया है क्या, पराधीन है, पराभव है, ठीक है। तो ये जो परा शब्द है इसका अर्थ भी क्या होता है, इसका अर्थ भी होता है विपरीत, विपरीत, पराभव, ठीक है। जैसे परास्त,
ठीक है, जैसे शब्द है आपका पराजय, पराजय। ठीक है, तो ये किस में आ गए? विलोम शब्द में आ गए। जय का क्या हो गया? पराजय हो गया। और भाव पराभव, अस्त परास्त। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए आपके। अगला इसमें देखो पराकाष्ठा, ये अधिकता में आता है। पराकाष्ठा किस में आता है? अधिकता में आता है। इसी तरह से पराभव, ये भी किस में आता है? अधिकता में आता है। लेकिन पराजय किस में आता है? विपरीत में आता है, विलोम शब्द में आता है। तो इस परा का अर्थ क्या है? अधिकता भी है और विपरीत भी है। ठीक है, ऐसे शब्द हमें बनाने पड़ेंगे, इसको साथ लेके, इसको आगे लगा के, कि जिसमें जिन शब्दों का अर्थ विपरीत भी निकलता हो और जिन शब्दों का अर्थ जो है वो अधिकता में भी आता हो। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का हमें शब्द निर्माण करना होगा। अगला आपका आता है परा के बाद परी। परी का मतलब क्या होता है? परी का अर्थ क्या होता है? परी होता है चारों ओर। परी का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और निकट, चारों ओर, और क्या होता है? निकट। ठीक है, तो परिभ्रमण, परिभ्रमण। ठीक है, जैसे शब्द है प्रत्यूषण, प्रत्यूषण। पर्यूषण है या प्रत्यूषण? पर्यूषण है बेटा, ये पर्यूषण। ठीक है, अगला है, अगला शब्द है आपका परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, इस तरीके से ये शब्द हो गए। अब देखो इनको जब हम अलग करते हैं तो क्या हुआ? परिधन भ्रमण, परि हो गया उपसर्ग, परि जमा उष्ण, पर्यूषण हो गया। ये एक तरह का एक उपवास होता है जो जैन धर्म के लोग हैं वो करते हैं उसको। परिवर्तन, परिधन वर्तन। ठीक है, परिधन वर्तन। ठीक है, इसमें हो गया कंप्लीट आपका। अगला देखिए, अगला आपका आता है प्र। प्र का अर्थ क्या होता है? प्र का अर्थ होना चाहिए श्रेष्ठ या अधिक। प्र, अधिक, विशिष्ट। ठीक है, अधिक या विशिष्ट या विशेष, इसको हम कह सकते हैं। ये इसके अर्थ होते हैं। अब प्र से क्या है? इसका विपरीत जो शब्द है वो भी होता है। ये है शब्द प्रहार। ठीक है, जैसे शब्द है प्रबल। ठीक है, जैसे शब्द आपका है अगला प्र से प्रगति, प्रगति, प्रखर। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो शब्द हैं ये हमें किसका बोध करा रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। इसलिए क्या हो गए? प्र शब्द जो है वो क्या हो गए? अधिक और विशेषता बताने के कारण ये इन शब्दों के आगे क्या लग गया? प्र लग गया। क्या लग गया? प्र। तो ये प्र जो है प्र धन हार, प्र धन बल, प्र धन गति, प्र धन खर। ठीक है, गति को और आगे बढ़ाना प्रगति हो गया, बल को और अधिक बल देना प्रबल हो गया। इसी तरह से हार से क्या बन गया? प्रहार बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, अगला अब देखिए, ये थे आपके 22 उपसर्ग। बार बार कह रही हूं ये बेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे। आ अव, आ अव अप, आ अव अप। मेरे साथ साथ भी बोल दो एक दो बार। आ अव अप, उद उप। ठीक है, उद उप, अति अधि अपि अभि। ठीक है, उसके बाद अनु सु सम वि नि हो गया। अनु सु सम वि नि, निर निस, दुर दुस। ठीक है, प्र परा परि प्रति, प्र प्रा परि प्रति। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप 2-4 बार इसको बोल के देख लो। ये संस्कृत के याद होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हिंदी और उर्दू के तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये आप 22 अगर आपने याद कर लिए तो वो तो आपके लिए बहुत आसान है। जैसे हिंदी है, अब हिंदी में जो उपसर्ग की शुरुआत है ये आपका संस्कृत का तो हो गया, 22 हो गए ना कंप्लीट।
अब अगला जो हिंदी का आता है ना आपका, हिंदी के कितने हैं? 10 हैं। 10 में जैसे मान लीजिए मैं कुछ एक को बता देती हूँ, जैसे ए है, जैसे अध है, ठीक है, जैसे भर है, ठीक है, जैसे कि शब्द है आपका, इसमें भी नी आता है, एक क्या आता है? नी भी आता है, एक बिन आता है इसमें। ये जो बिन शब्द है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप क्या करोगे कि जो उर्दू के शब्द होते हैं वो अधिकतर इस टाइप के ही होते हैं, लेकिन हिंदी का है ये बिन शब्द, किसका है? हिंदी का है, ठीक है। अब इसके अलावा जो इसके शब्द आते हैं आपके हिंदी के, उसमें देखिए आपका हिंदी में है ए, अध, उन, औ, चौ, ठीक है। आपका ये हो गया, कितने हो गए ये? इसमें दू भी आता है, ठीक है, कु भी आता है, और से, ये जो सु है ये भी आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और रह गए आपके। तो 2 जो जैसे गिनतियां आती है ना, उन शब्द मैंने इसमें नहीं लिखा है, उन आ गया आपका, ठीक है। जैसे ए है, तो ए से क्या शब्द बनते हैं देख लीजिए एक बार। आ से क्या बनते हैं? अ से बनते हैं बेटा जैसे अचेत, अछूता, अटल, अथाह, ये शब्द किसके हैं? हिंदी से हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इनको मैं मिटा दूं 22 को, आगे देख लो। ये इसमें देखिए 10 जो हिंदी के हैं, हिंदी के कौन कौन से हो गए? आ हो गया, और आपका अध हो गया, भर हो गया, नी हो गया, आपका दू हो गया, ठीक है। और कौन कौन से हो गए? अब अगला क्या है? उन हो गया, चौ है, और औ है, ठीक है। वैसे है तो बहुत सारे इसमें, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 10 काउंट किए हैं, ये भी 10 है, ठीक है। जैसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अगला इसमें देखो जैसे लिखा हुआ है कु है, कु हो गया आपका, ठीक है, 9 हो गए। अगला क्या है आपका? अगला आपका आता है बिन, बिन, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। अब जैसे कि मैं इनके उदाहरण थोड़े दे देती हूँ क्योंकि टाइम मुझे लगता है ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो जैसे शब्द ऐसे है, मैंने अभी अभी बताया कि जैसे अछूता है, ठीक है, अजर है, जैसे कि आपका शब्द है अचेत है, अपच है। तो ये सारे के सारे जो है शब्द कैसे हैं? जो कि हिंदी के ए उपसर्ग से लिए गए हैं। किससे? ए उपसर्ग। तो ए उपसर्ग किसका है? हिंदी का है, ठीक है। अगला आपका आता है अध, अध पका, अध जला, अध कचरा, ठीक है, इस प्रकार से। भर है, भर पेट, ठीक है। और आपका भर से और क्या होगा? भर पेट हो गया आपका, आपका हो गया शब्द भरपाई, भरपूर, भरमार, भरसक, ठीक है। तो इस तरीके से अगला आपका आता है नी, नी से जैसे नीडर हो गया, ये संस्कृत में भी है आपका, ठीक है। नी के जो शब्द हैं वो जैसे निकम्मा, निठल्ला, नीडर, निधड़क, निपट, ठीक है। इस प्रकार से दू का क्या हो गया? दूसरा हो गया, ठीक है। दू से क्या है? दुकाल, दुबला, इस प्रकार से कि जो कम और खराब उसमें आता है, दुधारू है, दुगुना है। ये जो तद्भव शब्द होते हैं ना, उनके माध्यम से तैयार किए गए हैं, तो इसलिए उपसर्ग इसमें कौन सा होगा? दू होगा। अगला है उन, उन से क्या है? 49, 39, 19, ये सारे क्या है? उनसे बनने वाले हिंदी के उपसर्ग हैं, ठीक है। चौ है, तो चौ से क्या हो गया? चौखट हो गया, ठीक है। और अगला आपका चौखट के अलावा चौराहा, चौमुखा, चौमासा, ऐसे वर्ड हो गए, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है औ, औ से क्या होता है? औघड़, औघट, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। औगुण, वो अवगुण अलग, अवगुण है ये, ठीक है। आगे क्या है? कु, कु से क्या हो गया? आपका कुपुत्र भी हो गया, आपका ये कुढंग हो गया, ठीक है। कुपुत्र, कुढंग,
ये इस तरीके के शब्द आपके आ गए। अगला इसमें आता है बिन, बिन बात, ठीक है, बिन बात आपका बिन जाने, ठीक है, बिना देखे, बिन देखे, ये बिना देखे ही आपने ऐसे कैसे कह दिया। तो ये जो शब्द हैं जिनको हम रोजमर्रा में प्रयोग भी लाते हैं, ऐसे शब्दों को भी हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, हम हिंदी के इस उपसर्ग की श्रेणी में हम रख रहे हैं। जैसे जो बिन शब्द है ये किसका है, हिंदी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है ये, हिंदी का उपसर्ग है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला इसमें देखिए, इसमें कुछ एक उर्दू के जो शब्द हैं वो आप देख लीजिए। उर्दू के शब्द 12 इसमें बताए हैं, जैसे बे, हम, ठीक है, और जैसे कि शब्द लिखे हुए हैं ना, गैर, खुश, ठीक है। अगला इसमें जैसे खुश है और दर है, दर है, ठीक है। कितने हो गए, ये 6 हो गए। अगला देख लीजिए, जैसे बे है, बद है, जो कहते हैं ना कि बदमिजाज, बद दिमाग, ठीक है। अगला इसमें जैसे कि आपका है हर, ठीक है, हर हो गया। आपका है ब, ब उपसर्ग जो है वो किसका है, उर्दू का है। किसका है, उर्दू का। जैसे एन, जैसे ठीक है, जैसे कि बद, बद इसमें हो गया। अगला देखो, मतलब ऐसे कई ऐसे शब्द हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जो ऐसे शब्द जो हम रोजाना भी प्रयोग में लाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो शब्द हैं वो किस प्रकार से, कौन सी भाषा के हैं और कैसे हम उनको अपने ही शब्दों के साथ जोड़ भी रहे हैं, ठीक है। जैसे शब्द है ला, ठीक है, कितने हो गए, 12 हो गए। और ये जो 12 शब्द हैं, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन 12 मुख्य रूप से हैं। अब जैसे इनके शब्द देख लीजिए, जैसे बे है, बेबुनियाद, बे औलाद, ठीक है, बेनकाब, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे शब्द हैं ये। जैसे हम है, हम सफर, हम दम, ठीक है। और इसके अलावा जो शब्द है हम का एक आध और देख लीजिए यदि मुझे मिल जाता है तो, हम दर्द, हम वतन, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द, जैसे नागवार, कि मुझे ये बात नागवार गुजरी है, ठीक है। तो कई ऐसे जो शब्द हैं जो ये इनके जो इनका यूज होता है, अधिकतर इनका जो प्रयोग होता है वो शेर और शायरी में अधिक होता है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, जैसे कि ना से है ना इंसाफी, ना काम, ना खुश, ना चीज, नादान, ठीक है। जैसे गैर है, गैर जिम्मेदार, ठीक है, कि आपने ये गैर जिम्मेदार हरकत कैसे की, ठीक है। जैसे शब्द आपका है गैर जरूरी, गैर मुमकिन, गैर हाजिर, ठीक है। खुश है, खुश मिजाज, ठीक है, खुशबू, खुशबू, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश दिल, खुशनुमा, ऐसे वर्ड इसमें आते हैं। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं। वैसे इतना मटेरियल तो शायद बच्चों के पास होता ही है कि उनको पता हो कि भाई इसका हमें कुछ अपने दिमाग से भी बच्चे लिख ही लेते हैं ऐसे शब्दों को, तो ठीक है। जैसे दर का है, दरअसल है, ठीक है, दरमियान है, बद है, बद दिमाग है, बदतमीज है, ठीक है। तो इस प्रकार से बदकिस्मत है, बदसूरत है, हर से क्या आ जाएगा, हर से जैसे कि शब्द इसमें लिखा हुआ है, हर एक, हर कोई, हर घड़ी, ठीक है, हर दम, हर बार, कि हर रोज। बा से क्या आता है, बै से क्या आएगा, वैसे बताइए क्या आएगा, बै का आता है बेटा शब्द बकोल, बखूबी, बजाय, बतौर, बदस्तूर, बदौलत, ठीक है। एन में क्या आएगा, एन वक्त पर, ठीक है, एन मौके पर। तो ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। अगला आता है बर, बर से क्या होता है, जैसे बरकरार, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं इनका हम जो आमतौर पे प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमें कोई पूछे ना कि भाई इस समय आप इसके 3-4 वर्ड्स बना दीजिए,
तो प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई शुरुआत जल्दी से दिमाग में नहीं आ पाता है। ठीक है, इसी तरह से ला है, ला से क्या होगा, ला इलाज। ठीक है, और इसका लाजवाब। ठीक है, जैसे लाजवाब, लाचार, ला इलाज, लापता, लापरवाह। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के ये शब्द बनेंगे। अब जो अगला जो टॉपिक आपके लिए है वो बहुत जरूरी है, उसको एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये तो मैं मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के तो हो गए 10, संस्कृत के हो गए 22, और आपके जो उर्दू के हैं वो कितने हो गए, आपके 12 हो गए। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो कुछ एक प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं करवा भी रही हूँ आपको, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखो शब्द जो है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें जो उपसर्ग हैं वो बहुत अधिक निकले हुए हैं उन शब्दों से, उसी को हम आज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है इसमें, देखो कुछ शब्द ले लेती हूं मैं। सांस्कृतिक। उपसर्ग जो होते हैं ना, उपसर्ग के साथ साथ प्रत्यय का भी प्रयोग हो जाता है शब्दों में, तो हमें उपसर्ग भी बताने पड़ते हैं और प्रत्यय भी बताना पड़ता है। कई बार ऑप्शन में क्या होता है कि उपसर्ग के साथ साथ बता दिया जाता है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, तो सही और गलत में भी ये पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है सांस्कृतिक, जैसे लिखा हुआ है सामाजिक, सामाजिक। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपका शब्द है सामुदायिक, सामुदायिक है, तो ये सारे सम उससे ही बने हुए, सम से ही बने हुए, सम उपसर्ग से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर और भी उपसर्ग है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है संविधानिक, संविधानिक, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अगला इसमें लिखा हुआ है आपका सांसारिक, सांसारिक। ठीक है, ये थोड़े आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन अगर आप इनको खोल के एक दो बार देखोगे तो आपको, आपके लिए इजी होगा, और दूसरे भी आपको मान लीजिए जैसे आप पजल नहीं होगे, आप कर सकोगे उसको, आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा करने में कि भाई हाँ मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। जैसे सबसे पहले आपका आता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, तो देखो सांस्कृतिक में क्या होगा, कौन सा उपसर्ग आएगा, सम, धन, कृति क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, धन, इक, इक क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब अगला है सामाजिक, तो देखो सम, धन, आज, धन, इक। अब देखो उपसर्ग भी है और ये प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है साथ में और प्रत्यय भी है। ठीक है, प्रत्यय मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी, लेकिन इसमें प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कहा है कि जरूरी नहीं है कि उपसर्ग के जो शब्द आते हैं उसमें उपसर्ग उपसर्ग हो, आपको प्रत्यय भी बताने पड़ सकते हैं, इसलिए आप उपसर्ग अलग कर सकते हो और प्रत्यय अलग कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए सामुदायिक, तो सम, धन, उद, सामुदायिक, सम, धन, उद, उद, धन, आय, धन, इक। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला आता है आपका संविधानिक, तो सम, सम, धन, वि, धन, धान, धन, इक, संविधानिक। ठीक है, जोड़ के भी देख सकते हो, सांसारिक, सम, सांसारिक में क्या आएगा, सम, सम, धन, सार, धन, इक, क्या हो गया, सांसारिक। ठीक है, क्या हो गया, सांसारिक, सम, धन, सार, धन, इक, क्या हो गया, सांसारिक हो गया। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि आप अपना कमेंट्स करके आप बताइएगा कि शब्द है, शब्द है सांस्कारिक,
ये एक शब्द है। इस शब्द को आपको मुझे बताना होगा कि इसमें कौन सा तो उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। क्लास क्योंकि लंबी हो गई है, ज्यादा समय इसने ले लिया है, इसलिए इसके जो PYQ है वो मैं बेटा आपके जो इकट्ठे आपके उपसर्ग शब्द से संबंधित चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको साथ में कराऊंगी। ठीक है, तो आप फिलहाल मुझे ये जो प्रश्न है आपके लिए छोड़ा है मैंने, इसको कमेंट्स करके बताइए कि इसका अर्थ किस प्रकार से होगा, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको यदि लगता है कि आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल थी तो प्लीज जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है।